दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज 3 नवंबर की तारीख है, 2 दिन बीच में हैं और फिर 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। आज मैं इस चुनाव के बारे में अपने मन और मस्तिष्क की भविष्यवाणी आपके सामने रखूंगा, किसी सर्वेक्षण की नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं गलत साबित होऊंगा या सही। मेरी बातचीत के केंद्र में होगा MYM का संभावित समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अभी है नहीं, जमीन पर मौजूद नहीं है, लेकिन जिसे बनाने की कोशिश राहुल और तेजस्वी पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे हैं। MYM यानी मुसलमान, यादव और मोस्ट बैकवर्ड या अति पिछड़ा, मुसलमान, यादव और अति पिछड़ों का समीकरण। अगर यह समीकरण बन गया तो बिहार में एनडीए का तख्ता पलट सकता है, वरना बाजी फिर से नीतीश और भाजपा के हाथ में होगी। मेरी ठोस राय है। दोस्तों, चूंकि फैसले की घड़ी सिर पर आ गई है, इसलिए इस समय चुनाव के बाजार में तरह तरह के सर्वेक्षणों की बहार आई हुई है। कई एजेंसियां मैदान में हैं, कुछ के नाम सुने सुनाए हैं, कुछ एकदम नई हैं। वोट वाइब, सी वोटर, लोक पोल वगैरह पहले से सक्रिय रही हैं, लेकिन जेवीसी पोल वगैरह नाम पहली बार सामने आए हैं। हो सकता है ये पहले भी सक्रिय रही हूँ, लेकिन मैं अपनी नाजानकारी के कारण ऐसा कह रहा हूँ। और भी कुछ नाम हैं। एक एजेंसी के नाम की स्पेलिंग तो इतनी विचित्र है कि उसका उच्चारण भी करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरी अपनी संस्था इसके साथ मैंने कई बार काम किया है, यानी लोकनीति CSDS, उसका कोई सर्वे इस समय तक दिखाई नहीं पड़ा है। बहरहाल, इन तमाम सर्वेक्षणों के आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए, तो जो नतीजा निकलता है, उसे आसानी से 3 हिस्सों में बाँटकर पेश किया जा सकता है। पहली बात, सभी का कहना है कि चुनाव में टक्कर बहुत कड़ी है, परिणाम नज़दीकी होगा। दूसरी बात, 1-2 सर्वेक्षणों को छोड़कर बाकी सभी बहुत कम अंतर से एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। जो महागठबंधन की भी सरकार बनवा रहे हैं, उन्होंने भी उसकी बढ़त बहुत कम ही दिखाई है। तीसरी बात यह है कि हर सर्वे में तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद की पसंद में पहले नंबर पे हैं और दूसरों से खासे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। एक चौथी बात इसमें मैं और जोड़ देता हूं कि सभी सर्वेक्षण तकरीबन ये मानते हैं कि बिहार के चुनाव की अगर मुद्दों के आईने में व्याख्या की जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है। एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी के आगे होने और बेरोजगारी के मुद्दा होने पर ही सभी सर्वेक्षणों में एक मतैक्य दिखाई पड़ रहा है। जाहिर है दोस्तों, इस तरह के सर्वेक्षण बिहार का राजनीतिक मूड समझने में हमारी कोई खास मदद नहीं करते। तो फिर बिहार का मूड कैसे समझा जाए? सर्वेक्षण करने के लिए मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई टीम नहीं है। यह बहुत बड़े खर्चे का काम है। बहरहाल, आज मैं गलत होने का खतरा उठाते हुए विभिन्न रणनीतियों के विश्लेषण के जरिए बिहार के राजनीतिक मन का पता लगाने की कोशिश करूंगा। आइए एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महागठबंधन, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है, की रणनीति का एक नक्शा बनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल या राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में यह मोर्चा केवल 12,000 वोटों से पीछे रह गया था। राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिले थे, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इस परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि अगर कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करती या सीमांचल के मुसलमान प्रधान क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी इतने वोट न खींच लेती, तो तेजस्वी 2020 में ही बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन मैं इस दलील से न पहले सहमत था और न ही आज सहमत हूं। मुझे याद है कि एबीपी चैनल ने विधानसभा परिसर में उस समय पूरा सेट लगाया था और मैंने पूरे दिन उस सेट पर खड़े होकर दूसरे साथियों के साथ टीका टिप्पणियां की थी। वे दिन कोविड के तुरंत बाद के दिन थे और हम सब लोग ज्यादातर मास्क लगाए रहते थे। तब भी मैंने कहा था कि अगर तेजस्वी को बिहार का चुनाव जीतना है, तो उन्हें यादव मुसलमान या MY समर्थन की सीमा का अतिक्रमण करते हुए उसमें कुछ प्लस प्लस करना है, यानी उसमें कुछ खास जोड़ना है, वरना एनडीए बाजी मार लेगा। शाम तक निजी बातचीत में राष्ट्रीय जनता दल के एक अपेक्षाकृत बुद्धिमान प्रवक्ता ने मान लिया कि उनकी पार्टी चुनाव तो अच्छा लड़ेगी, पर जीत की कोई गारंटी नहीं है। हुआ भी वही। उस चुनाव में राजद और महागठबंधन दो बातों के भरोसे था।
पहली, नीतीश भाजपा के खिलाफ स्वाभाविक रूप से जमा हुई एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी बेरोजगारी का मुद्दा। इन दोनों ने तेजस्वी की काफी मदद भी की, लेकिन इससे मिला प्लस प्लस जिताने के लिए काफी साबित नहीं हुआ। दरअसल तेजस्वी के पास उस चुनाव में कोई नई सामाजिक रणनीति नहीं थी, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस चुनाव में उनके पास एक नई सामाजिक रणनीति है। यह रणनीति उन्होंने राहुल गांधी के मार्गदर्शन में बनाई है और वे उसे ठीक तरह से लागू करने की कोशिश भी करते दिखाई पड़ रहे हैं। यह है यादव मुसलमान गठजोड़ या एमवाई के समर्थन के साथ अति पिछड़ा वोटों के 1%, एक छोटे ही सही लेकिन एक खास प्रतिशत को जोड़ने की रणनीति। यानी तेजस्वी राहुल एम बनाना चाहते हैं। वोट वोट अधिकार यात्रा के समय से ही उनकी यही कोशिश है। उन्होंने अति पिछड़ा सम्मेलन भी किया है। उनके घोषणा पत्र में भी इसी तबके की मांगों और सशक्तिकरण को प्रमुखता दी गई है। बिहार में अति पिछड़ा या एमबीसी 36% है। तेजस्वी और राहुल का मानना यह है कि केवल यही एक समुदाय है जिसके वोट वे एनडीए से एक सीमा तक छीन सकते हैं। वे एनडीए से ऊंची जातियों के वोट नहीं छीन सकते। वे भाजपा के जेबी वोट हैं। पासवानों के वोट भी महागठबंधन की तरफ नहीं आ सकते। वे चिराग पासवान के जेबी वोट हैं। मुशर्रफ के वोट या कुशवाहों के वोट भी कमोबेश एनडीए में ही रहने वाले हैं। केवल अति पिछड़े ही हैं जिनके वोट एक मुश्त न पड़कर बंट कर पड़ते हैं। ये जरूर है कि उनका ज्यादा बड़ा हिस्सा नीतीश के पास जाता है, लेकिन नई मौजूदा परिस्थितियों में यह वोट अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकता है। महागठबंधन ने यही सोचकर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, जो मल्लाह समुदाय से आते हैं, जो ईबीसी समुदाय का अति पिछड़ा समुदाय का प्रमुख हिस्सा है, को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। यह कदम अति पिछड़ों के एक बड़े हिस्से को आकर्षित करने का प्रयास है, खासकर नाविक समुदाय को, जो नीतीश कुमार के वोट बैंक से सटा हुआ है। ध्यान दीजिए, अति पिछड़ा नेताओं को महागठबंधन की राजनीति में विशेष महत्व दिया गया है। मंगली लाल मंडल, जो कि अति पिछड़ा नेता हैं, को राष्ट्रीय जनता दल का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया है। आईपी गुप्ता, जो तंती और तातवा जात से हैं, जैसे चेहरों को विशेष रूप से समर्थन दिया जा रहा है। अति पिछड़ा समुदायों के लिए अलग अलग रैलियां आयोजित की जा रही हैं। पार्टी खुद को ए से जेड तक सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली बता रही है। मुकेश सहनी का नाम तेजस्वी यादव के साथ जोड़कर अति पिछड़ों को सशक्तिकरण का संदेश भी दिया जा रहा है। दोस्तों, एम का समीकरण बनाने का यह प्रयास सफल हो या न हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके लिए महागठबंधन ने खुले मन से और संकोचों को त्याग कर कोशिश की है। जैसा कि हमें कहावत याद है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आइए एनडीए की रणनीति पर। यह सत्तारूढ़ गठबंधन भी अति पिछड़ों को अपनी चुनावी रणनीति के केंद्र में रख रहा है। ये वोटर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की मजबूत आधारशिला रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने एनडीए को 58% समर्थन दिया था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, इसका पहला चरण 14 नवंबर, नहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अति पिछड़ों को बनाए रखने के लिए नीतीश की सामाजिक न्याय की विरासत और कल्याणकारी योजनाओं और नए वायदों पर दांव लगा रहा है। हालांकि महागठबंधन की आक्रामक अति पिछड़ा केंद्रित रणनीति, जैसे कि 10 सूत्रीय संकल्प पत्र से चुनौती बढ़ गई है, लेकिन एनडीए की रणनीति भी विकास, धन कल्याण, धन आरक्षण पर आधारित है। इसमें टिकट वितरण, उनकी हालिया योजनाएं और घोषणा पत्र को प्रमुखता से रखकर देखा जाना चाहिए। एनडीए ने टिकट बंटवारे में 2020 के जातिगत मिश्रण को ज्यादातर बरकरार रखा है, लेकिन ईबीसी पर उसका जोर बाकायदा है। जनता दल यूनाइटेड ने ईबीसी को प्राथमिकता दी है, जबकि बीजेपी ने ऊंची जातियों, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण पर फोकस किया है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर लड़ रही है और जितेंद्र राम मांझी की पार्टी हम 10 सीटों पर लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां दलित केंद्रित हैं, जो ईबीसी दलित गठजोड़ को मजबूत करती हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ओबीसी कोयरी पर झुकी हुई है। कुल 243 सीटों पर एनडीए ने ईबीसी, ओबीसी और दलित को अपना कोर ब्लॉक बनाया है, लेकिन ऊपरी जातियां इस गठजोड़ में हावी दिखती हैं। यह रणनीति अति पिछड़ों के वोटों के स्विंग होने को रोकने की है। यानी इस एनडीए के रणनीतिकारों को, खासतौर से नीतीश कुमार को, इस बात का एहसास है कि लंबे अरसे से उनका आधार बने हुए अति पिछड़ा वोट इस बार स्विंग कर सकते हैं। उनको स्विंग वोट के तौर पर भी देखा जा रहा है।
ध्यान रहे, एक बार मैं फिर कहता हूं कि 2020 में महागठबंधन केवल 12,000 वोटों से हारा था। इसलिए इस बार नीतीश कुमार को खास तौर से अतिपिछड़ों के मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जिम्मेदारी दी गई है कि वे ईबीसी और दलित को मिला-जुला करके लुभाएं। एनडीए की रैलियों में अतिपिछड़ों की 36% के चुनाव वाली भूमिका पर जोर दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ओबीसी, ईबीसी सहायता के वीडियो ओबीसी, ईबीसी तबकों को दी जाने वाली राजकीय सहायता के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ एनडीए को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त स्त्रियों के खाते में डालने के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। उसके रणनीतिकार मानते हैं कि यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे नीतीश को सरकार के खिलाफ जमा नाराजगी मंद पड़ सकती है। उन्हें ऐसी उम्मीद है। नीतीश को इस बात का एहसास है कि उन्हें पहली बार अतिपिछड़ा वोटरों के मामले में राजद की तरफ से सुनियोजित चुनौती मिल रही है। इसलिए वे कुछ चौंके हुए हैं। वे बार-बार विज्ञापनों और अन्य प्रचारों के जरिए बता रहे हैं कि उन्होंने अतिपिछड़ों के लिए अभी तक क्या-क्या किया है। तो दोस्तों, मेरी समझ यह कहती है कि बिहार के चुनाव की संरचना इस समय वैसी ही है जैसी 2020 में थी। बस केवल एक बड़ा फर्क है। इस चुनाव में होड़ है अतिपिछड़ा वोटों की, असली रस्साकशी के केंद्र में वही है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे लगता है कि अगर पिछड़ों के बीच एक अलग तरह का संदेश गया तो बाजी पलट सकती है। कम से कम 3 घटनाएं गिनाई जा सकती हैं। पहली, मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या और इससे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी, जिससे बिहार में जातिगत ध्रुवीकरण हो सकता है, यानी अगड़ा पिछड़ा हो सकता है। दूसरी, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार की घोषणा करने से मोदी और शाह का लगातार इनकार। इसके बाद नीतीश द्वारा मोदी के साथ मंच पर और रोड शो में दिखाई देने से सोचा समझा परहेज। तीसरी, एनडीए का 2 हिस्सों में बंट जाना। एक तरफ भाजपा और लोजपा यानी भाजपा और पासवान का होना, दूसरी तरफ नीतीश, मांझी और कुशवाहा का होना। बात की 2 घटनाओं के पीछे भाजपा की वह महत्वाकांक्षा है जिसके तहत वह अपना मुख्यमंत्री बनाने पर तुली हुई है। अगर यह संदेश अतिपिछड़ों में चला गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल भी रखना होगा, अतिपिछड़ा समाज बहुत छोटी-छोटी बिरादरियों का समाज है। उनका कोई एक नेता नहीं है। उनके बीच नया राजनीतिक संदेश भिजवाने का कोई फटाफट तरीका या कोई स्थापित मैकेनिज्म अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनका मन बदलने के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच लंबे अरसे तक काम किया जाए। तेजस्वी और राहुल को एक बात का भरोसा है, वे युवकों के वोटों पर भरोसा कर रहे हैं। सर्वेक्षणों में भी यह निकल कर आया है कि बिहार के नौजवानों में तेजस्वी मोदी से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। युवकों की समस्या बेरोजगारी है और तेजस्वी का नौकरी को मुद्दा बनाने और सत्ता मिलने पर उसे देने का रिकॉर्ड दूसरे नेताओं से बेहतर है। तो दोस्तों, मैं कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे, उनका किरदार जातिगत समूह के तौर पर अति पिछड़ों के वोटों से तय होगा और आर्थिक आयु वर्ग के तौर पर उन युवकों के वोटों से तय होगा जो कि रोजगार की तलाश में हैं। बिहार की किस्मत, महागठबंधन की किस्मत, तेजस्वी तेजस्वी और नीतीश की किस्मत, यही दोनों तय करने वाले हैं। 2020 में युवकों ने काफी कुछ तेजस्वी का साथ दिया था, लेकिन अति पिछड़ों ने काफी कुछ नीतीश का साथ दिया था। इस बार देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब मैं दूंगा। आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद।